नमस्कार। हिस्ट्री के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला है सम्राट अशोक के अधिकांश संपादनों को किस लिपि में लिखा गया है। जो अशोकास एडिक्ट्स हैं वो किस भाषा में किस लिपि में लिखा गया है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख, स्तंभलेख, और गुहालेख। शिलालेख जो चट्टानों पर लिखे गए हैं, स्तंभलेख जो पिलर पे लिखे गए हैं, और गुहालेख जो गुफाओं में खुदवाए गए हैं। सर्वाधिक जो शिलालेख है वो किस भाषा में या किस लिपि में लिखे गए हैं। इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा की लिपि है। सम्राट अशोक ने अपने अधिकांश जो शिलालेख खुदवाए गए हैं वो किस लिपि में लिखवाए गए हैं? ब्राह्मी लिपि। किस भाषा की लिपि है? प्राकृतिक भाषा ने। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि के अलावा अशोक ने खरोष्टी लिपि और अरामीक लिपि का भी प्रयोग किया है। खरोष्टी लिपि की खासियत है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और अरामीक लिपि को यूनानी लिपि माना जाता है। अरामीक लिपि यूनानी लिपि है जो अफगानिस्तान में पाए गए शिलालेख पर खुदवाई गई है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक थे, लेकिन 261 ईस्वी के कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म के ही प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख खुदवाए। शिलालेख सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 14 है। स्तंभलेख 7 और गुहालेख 3। अब आ जाता है कि सम्राट अशोक के गुहालेख कहाँ पर है? बारबरा गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब इसमें से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सम्राट अशोक के खुदवाए गए शिलालेख को सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने पढ़ा? सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने पढ़ा? जेम्स प्रिशप्स। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिशप। ये आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने अपने जीवन में 100 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उनको सभी में विजय हासिल हुई, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पूरा नाम बोनापार्ट था, और ये फ्रांस के सेनापति थे। फ्रांस राज्य के सेनापति थे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन 1815 का वाटरलू का युद्ध
किसके मध्य लड़ा गया? 1815 का वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच, नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। तो नेपोलियन का जो विजय रथ था वो वाटरलू युद्ध के बाद समाप्त हो गया था। वाटरलू युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक द्वीप पर उनको बंदी बना दिया, जो कि अटलांटिक महासागर में है, और यहीं पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पर हुई? सेंट हेलेना। अगला सवाल है, अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। सारनाथ उत्तर प्रदेश। अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? यह है धर्म चक्र परिवर्तन की घटना। अशोक स्तंभ महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, या धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक। अशोक स्तंभ का निर्माण बलुआ पत्थरों से हुआ है। और इसमें जो जानवर उकेरित हुए हैं, चिन्हित हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, शेर। अब ये इसलिए याद करना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से अशोक स्तंभ में कौन सा जानवर नहीं है? हाथी, घोड़ा, सांड, गाय। तो आपको पता होना चाहिए गाय नहीं है। कौन कौन से? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। अब इनकी संख्या, सिंह की संख्या कितनी है? 4। अशोक स्तंभ में सिंह का, कितने सिंहों का प्रयोग किया गया है? 4। और इनके मध्य ही चक्र है, चक्र उकेरित किया गया है। अब आता है कि अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ के में चक्र में कितनी तीलियों का प्रयोग किया गया है? 32। कुल कितनी तीलियां हैं? 32। अब आता है क्वेश्चन कि अशोक स्तंभ की तीलियां किसका प्रतीक है? ये है महात्मा बुद्ध के महापुरुष होने के 32 लक्षण। 32 तीलियों का प्रयोग किया गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के महापुरुष होने के 32 लक्षणों का प्रतीक है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? स्तूप क्या होता है? बौद्ध मंदिर। अब क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। अब आता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज भारत में आने वाला प्रथम यूनानी राजदूत था। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। लेकिन क्वेश्चन है
कि वह किसका राजदूत था, किसकी तरफ से वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीस का यानी कि सिकंदर महान का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसने भारत में अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित कर दिया और जो युद्ध है वो एक संधि के रूप में समाप्त हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया और तोहफे के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथी तोहफे में दिए थे। अब क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने ही भारत में आने पर महत्वपूर्ण बुक इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इंडिका पुस्तक के माध्यम से ही हमें अधिकतर जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की अधिकतर जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली में लौह स्तंभ किससे संबंधित है? लौह स्तंभ किस वंश के द्वारा बनाया गया है? गुप्त वंश के द्वारा, सुल्तनत अवधि के दौरान, या मौर्य काल या मुगल काल? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण गुप्त अवधि, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कराया गया था और इसको लौह स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। इस लौह स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या किसने जारी की? यानी किस वंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के मुद्राएं प्रचलित थी? भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया था वो करवाया था कुषाण वंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं का प्रचलन किसने करवाया था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में प्रचलित किसने की थी? वो की थी गुप्त वंश। इसका राइट आंसर है कि भारत में सर्वाधिक सोने की मुद्राएं किसने चलवाई थी? गुप्त वंश के द्वारा चलवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाई या शुरुआत किसने की थी? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? बिहार। अब तो इसके खंडर हैं, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर किस राज्य में पाए जाते हैं? बिहार। प्राचीन काल में बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला सवाल देखिए, बिहार पर किसने हमला किया और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया?
इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था और ये एक तुर्क सेनापति था। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला, ये दोनों ही बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बारह सौ तीन में विक्रमशिला और 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके भारी क्षति पहुंचाई थी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। लेकिन विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुब मीनार, दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी और उन्होंने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया था गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खान एक मंगोली आक्रमणकारी थे। क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के समय भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में लूटपाट करना था। नेक्स्ट है, सजदा और पाबोश की व्यवस्था किसने शुरू की थी? सजदा और पाबोश की प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर है बलबन। बलबन किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के। गुलाम वंश के। और बलबन ने ही इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया चालीसा मंडल को नष्ट कर दिया था और इसने लो और रक्त की, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, लो एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? लो और रक्त की नीति की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। और बलबन किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। सजदा और पाबोश क्या होता है? दरबार में राजा के सामने झुककर सलाम करना और उनके पैरों को चूमना। अगला सवाल यही है कि रक्त और लो की नीति का पालन किसने किया था? ऑप्शन डी, बलबन में। सिकंदर एसानी का खिताब किसने अपनाया? आ जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह को सिकंदर एसानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को किस लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले बाजार व्यवस्था
बाजार व्यवस्था को अपनाया था, यानी ठगी को रोकने के लिए बाजार में बिकने वाली हर वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने वेतन के आधार पर स्थायी सेना का गठन किया। उससे पहले जो सेना थी वो युद्ध के समय ही बनाई जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी रूप से सेना रखने की शुरुआत की थी। और अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में हौज खास, सिरी फोर्ट और अलाई दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तूती ए हिंद के रूप में कौन जाना जाता है? तूती ए हिंद के रूप में कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिसने भारत में वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो ने अनेक मुहावरे और लोकोक्तियां भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर है रजिया बेगम। अब क्वेश्चन आता है, रजिया बेगम किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। भारत में सर्वप्रथम गद्दी पर बैठने वाली जो मुस्लिम शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसके संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव सिंह। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव सिंह ने। और सिख धर्म के अंतिम सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। और गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था। तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव सिंह, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव सिंह, जिनकी हत्या करवाई थी मुगल बादशाह जहांगीर ने। और सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, फतेहपुरी सिकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका राइट आंसर है अकबर ने। फतेहपुरी सिकरी का निर्माण किसने करवाया? मुगल बादशाह अकबर ने करवाया। और फतेहपुरी सिकरी है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। फतेहपुरी सिकरी में ही सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजे का, सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तैमूर ने भारत पर हमला कब किया? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी का पूरा नाम क्या था? शिवाजी भोसले।
और इन्होंने ही भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई। तो अब क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? समर्थ रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ रामदास। और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नमस्कार।